अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार। आप देख रही हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। कतर और तुर्किया की सालसी में दोहा मुज़ाकरात का पहला मरहला कामयाबी से हमकनार हुआ। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा फ़ौरी जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ किया और अमन और इस्तेहकाम का एक मुस्तकिल मैकनिज़म बनाने पर जोर दिया। मुज़ाकरात का अगला मरहला 25 अक्टूबर को इस्तंबुल में तय है। मुआहिदे की कामयाबी से मुतालिक कतरी वज़ारत ख़ारजा का ये एलामिया खुश आइंद है, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से तय शुदा शराइत पर अमल दरामद तक मुआहिदा फ़कत कागज़ का एक टुकड़ा ही है और पाकिस्तान को शिद्दत से उस वक्त का इंतज़ार है जब वादे की तकमील पर कागज़ का ये टुकड़ा मुकद्दस दस्तावेज़ बनेगा। मुज़ाकरात की कामयाबी के बावजूद पाक अफगान मुस्तकिल जंगबंदी की पायदारी सवालिया निशान है। इन खदशात की बुनियाद दरअसल हालिया इंडिया अफगान गठजोड़ है, जिसका खुल्लम खुला इजहार दिल्ली में बैठकर अफगान वजीर खारिजा की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की सूरत सामने आया और यही गठजोड़ दहशतगर्द ठिकानों को ख़त्म करने के पाकिस्तानी मुतालिबे पर अफगान तालिबान हुकूमत की ढिटाई और इनकार की वजह बना। और यही गठजोड़ आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक वाज़ेह खलीज की सूरत अपनी जगह बना चुका है। पीएमए काकूल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस इंडिया अफगान गठजोड़ के लिए एक सख्त पैगाम की सूरत देखी जा रही है। फील्ड मार्शल ने वाजे और दो टोक कहा कि धमकियों से ना खौफजदा होंगे और ना ही दबाव में आएंगे और किसी भी इश्ताल अंगेजी का बिला तरद्दुद और फैसला कुन जवाब देंगे। फील्ड मार्शल के ये अल्फाज सरहद पार दहशत गर्दी से निपटने का वाजे और रोशन रोड मैप है। अब फैसला अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने करना है कि इंडियन प्रॉक्सी बनकर खित्ते में इंतशार फैलाना है, अपने लोगों को दायमी तशद्दुद में उलझाए रखना है, या इलाकाई अमन के ज़ामिन पाकिस्तान के साथ खुशहाली की सड़क पर सफ़र करना है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद मेहदी साहब। बहुत शुक्रिया मेहदी साहब आपके वक्त का। एक ऐसे वक्त में जबकि कौमी सलामती को भी संगीन खतरात लाहक हैं और कौम इस वक्त सीज़ फायर और जंग के दरमियान फंसी हुई है, फील्ड मार्शल का खिताब आपने सुना, इस सूरत हाल में कैसे देखते हैं उस खिताब को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल में आज का जो उनका खिताब था ना, वो उन्होंने कैडेट के जरिए से पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर आप हमें कोशिश करेंगे कि हमें दीवार से लगाया जाए या हमारे दोनों महाजों को गर्म किया जाएगा तो फिर हमसे भी बैद ना रखें कि हम किस हद तक चले जाएंगे। बुनियादी तौर पे उन्होंने बड़ा साफ लफ्जों के अंदर पूरी दुनिया को ये मैसेज दे दिया है कि ये लड़ाई जो इंडिया बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अगर ये बढ़ाने की कोशिश करेगा तो फिर हमारी मर्जी की लड़ाई होगी। हम फैसला करेंगे कि हमने किस तरह लड़ना है और उससे फिर खित्ता तबाह हो जाए या पूरी दुनिया तबाह हो जाए तो फिर हमें ना इल्जाम दिया जाए। तो बुनियादी तौर पे उनका खिताब जो था बड़े होशमंद जर्नैल का था, जिसने बहुत ही वाशिगाफ अल्फाज के अंदर दुनिया को एक मैसेज दे दिया है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो हमें परेशान मत किया जाए कि हम जो हैं, हमें आप समझेंगे हम परेशान हो जाएंगे और हम कोई पीछे हट जाएंगे, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आप जो हैं वो अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें, आप चीज़ों को ठीक करें, जो चीज़ें आपने ख़राब की हैं उनको ठीक करें, तो हमारी तरफ से कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि हमें जो है इसी तरह आप हमारे साथ करते रहेंगे और हम खामोशी से सहते रहेंगे, तो वो ज़माना गया। अच्छा सर, फील्ड मार्शल की तकरीर की ग्रेविटी क्या देख रहे हैं? उनकी इस तकरीर में अपनी कौम और दुश्मनों के लिए क्या पैगाम था? देखिए, मैं तो बड़ा साफ लफ्जों में आपको बताया, उनके लिए अपनी कौम को मुत्तहिद रखने की बात थी, अपनी कौम को और ख़ास तौर पे अपने जवानों को बाकायदा एक मैसेज देने की बात थी कि आप किस अजीम फ़ौज का हिस्सा बन रहे हैं और हमारे क्या दरपेश मसाइल हैं। और दुनिया को उन्होंने साफ लफ्ज़ों के अंदर बताया है कि अगर आप ये कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान दोनों हमारे साथ लड़ाई करें और अपनी प्रॉक्सी करें तो फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे और हमारा भी जो जवाब होगा वो इतना ज़्यादा मौलिक होगा कि वो फिर सारी दुनिया के लिए तड़पने की बात बन जाएगी। तो बहुत सीधा सा उनका मैसेज था। उन्होंने पाकिस्तान की ऑडियंस को भी और इंटरनेशनल ऑडियंस को एक वक्त के अंदर ही मुखातिब किया है और उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान के क्या पाकिस्तान समझता है और पाकिस्तान को अगर आप इसी तरह पाकिस्तान के साथ करेंगे तो पाकिस्तान कहां तक जा सकता है। तो उनकी किसी बात में भी कोई अभाम नहीं है। उन्होंने जो बात भी की है वो बिल्कुल क्लियर लोगों को पूरा मैसेज दिया है, पूरी दुनिया को भी मैसेज दिया है, पाकिस्तान की आवाम को भी दिया है और इस खित्ते की आवाम को भी दिया है कि भाई ये आपके जो लोग हैं ये अपनी पॉलिटिकल गिमिक्स की वजह से ये सारी चीजों को खराब कर रहे हैं।
आप खुद इनके ऊपर हाथ डालें। आप जो है, जो अभी इलेक्शन हिंदुस्तान में हो रहे हैं उसके अंदर ये बताएं वोट डालकर कि हम इस पॉलिसीज के साथ नहीं है, क्योंकि ये पॉलिसीज ना हिंदुस्तान के लिए अच्छी है ना इस खित्ते के लिए। तो बुनियादी तौर पे उन्होंने जो है बड़ा ही अभाम से हटकर एक भरपूर किस्म का खिताब किया है, जिसके अंदर उन्होंने तमाम चीजों को वाजे किया है। उनका खिताब जो था वो ये बात बताता है कि पाकिस्तान की आइंदा की पेशबंदी क्या है। मेहदी साहब, पाकिस्तान को पहली बार इतनी खतरनाक सरहदी सूरत हाल का सामना है जब मगरबी बॉर्डर पर सीज फायर के बावजूद कशीदगी बढ़ रही है और मशरिक में भी ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी है। क्या ऐसे खदशात मौजूद हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान एक ही वक्त में पाकिस्तान पर दो जानिब से हमला आवर हो जाएं? देखिए, इससे पहले भी पाकिस्तान के साथ ये सिचुएशन जो है वो 1965 की वॉर के अंदर भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था और पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया था, और जो पाकिस्तान के वहां रहने वाले लोग थे उन्होंने उस हमले को पसपा किया था। तो पाकिस्तान के लिए ये कोई नई सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान इन सूरत हालों से बार बार गुजरा है, और अगर हिंदुस्तान अब समझता है कि अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से वो पाकिस्तान से अपने मकासद हासिल कर लेगा तो ऐसा नहीं होगा। और पाकिस्तान ने जो कुछ भी मई के अंदर किया था हिंदुस्तान के साथ, अब उससे ज्यादा सीरियस होगा। और अफगानिस्तान वालों को तो वैसे ही सोचना चाहिए कि वो क्या लड़ाई की बात कर रहे हैं। उनको तो देखिए, ये अशरफ गनी के दौर में और हामिद करजई के दौर में भी ये सूरत हाल नहीं थी कि वो इस तरह प्रॉक्सीज के जरिए से पाकिस्तान के साथ लड़ाई करते। तो ये तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान ने खुद बनाए हैं। जब इन्होंने खुद बनाए तो इनको हटाया भी जा सकता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान असल में नहीं चाहता कि किसी दूसरे मुल्क के अंदर मुदाखलत करे, लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी बन गई तो, और अगर दोनों ने हमला कर दिया तो ये लड़ाई बड़ी खतरनाक हो जाएगी। इसके अंदर ना ये खित्ता बचेगा ना ये दुनिया बचेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो चीजें अपने पास रखी हुई हैं वो कोई दिखाने के लिए नहीं रखी हुई। अगर जरूरत पेश आई तो फिर उसको इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो ये चीज जो है ये मोदी साहब को समझनी चाहिए कि मामलात को वो किस हद तक लेके जा रहे हैं। अगर वो फिर भी समझते हैं कि मामलात ऐसे ही जाने हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, फिर पाकिस्तान भी मुकम्मल तैयार है। अच्छा सर, आर्मी चीफ ने अपनी तकरीर में अफगान अवाम को भी मुखातिब किया और कहा कि तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती के इंतखाब का मशवरा भी साथ दिया। अफगान अवाम को मुखातिब करना क्या तालिबान रजीम की तब्दीली के इशारे हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है वो ये कह चुका है 2 दफा कि अफगानिस्तान में जल्दी हकीकी आज़ादी होगी। फिर जो है वो अब जो है तालिबान रजीम की बात हो रही है। तो ये पाकिस्तान ने जो है अपनी जो चीज़ें हैं उसको दोबारा से रिविजिट किया है, और इस रिविजिट का ये बताता है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आए तो पाकिस्तान बिल्कुल ये सलाहियत रखता है कि वहाँ पर जो ये टूटी फूटी सी हुकूमत है ये हुकूमत ना रहे, और इस हुकूमत के अंदर से ही या इस हुकूमत के बाहर से तब्दीली आ जाए। अच्छा मेहदी साहब, अफगान तालिबान हुकूमत की दहशतगर्द ठिकानों पर हट धर्मी और साफ इनकार के बाद क्या रियासत पाकिस्तान तख्ते काबुल से मुतालिक अपनी डिप्लोमेटिक अप्रोच तब्दील कर चुकी है? देखिए, पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है डिप्लोमेटिक, पाकिस्तान जो है अभी तक जो है उसने इस तालिबान हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बस इसी हद तक है जो एक कॉन्सुलर सर्विसेज होती है, एक होता है कि दोनों मुल्कों के अंदर लोग मौजूद होते हैं, लेकिन वो सफारती सतह पर जिसे सफ़ीर कहा जाता है उस सतह पर मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान जो है वो बुनियादी तौर पर दुनिया के कोई भी मुल्क जो हैं वो अभी तक अफगानिस्तान या तालिबान रजीम से थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं। हमने अभी तक देखा है कि हिंदुस्तान भी जो है, हिंदुस्तान ने भी कोई बाकायदा तालिबान गवर्नमेंट को या अफगानिस्तान की मौजूदा उसको एक्सेप्ट नहीं कर लिया, ना उन्होंने कोई अभी तक अपना जो है वो कोई सफीर भेजा है। उन्होंने भी ये कहा है कि जो हमारे टेक्निकल स्टाफ है उस टेक्निकल स्टाफ को ही समझा जाए कि वो सफीर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो अभी तक दुनिया का कोई मुल्क भी जो है वो, रूस ने थोड़ा सा किया है, लेकिन बाकी दुनिया के जो ममालिक है वो अभी तक रिस्टेन की पॉलिसी है, डिस्टेंस रख रहे हैं तालिबान रजीम के साथ। अभी तक एक जमाना था जब तालिबान की पहली हुकूमत थी तो पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने और यूएई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन आज की सूरत हाल के अंदर अभी जो है दुनिया जरा इससे थोड़ा सा पीछे है, उसने अभी तक तालिबान गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा मेहदी साहब, क्या अफगान सरहद पर मुस्तकिल कशीदगी की सूरत हाल का सामना हो सकता है
और सरहद पर फंसे मरीज और मालबरदार गाड़ियों की कतारें यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए नाखुशगवार सूरत हाल है। साफ जाहिर है कि इस हैंग आउट की जिम्मेदार भी तालिबान हुकूमत ही है और उसे ही ये मामला सुलझाना है। क्या किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान है? देखिए, इस वक्त चाइना, सऊदी अरब और कतर ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मुतालबात है वो तालिबान रजीम से मनवाएं, और पाकिस्तान के मुतालबात बड़े सीधे से है। पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, वहां से दहशतगर्दों को नहीं भेजना चाहिए। पाकिस्तान का तो एक सिंपल सा मुआहदा है। ये जो ट्रेड के मामलात है, बाकी मामलात है, इसमें तो पाकिस्तान कोई रखना नहीं डाल रहा, और पाकिस्तान नहीं चाहता कि किसी किस्म का जो उनको हमने सहूलत दी हुई है, जो पाकिस्तान बनने के साथ से ही सहूलत उनके पास मौजूद है, उसको कोई तब्दील किया जाए। लेकिन हाँ, अगर पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचाई जाएगी, पाकिस्तान को तंग किया जाएगा, यहाँ के शहरियों को मारा जाएगा, तो उसके बाद पाकिस्तान भी रद्द अमल दिखाएगा, और यही रद्द अमल है जिसकी वजह से इस वक्त ये ट्रेड और ये चीजें जो हैं ये रुकी हुई हैं। लेकिन अगर कतर और बाकी दोस्त ममालिक जो हैं वो इस बात पर अफगानिस्तान को राजी कर लेते हैं और तालिबान रजीम को राजी कर लेते हैं कि वो आइंदा से पाकिस्तान में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान को क्या इसके ऊपर कोई मानी नहीं पाकिस्तान को कोई मुश्किल नहीं होगी। पाकिस्तान जो है ये सारे मामलात को जो है वो ओपन कर देगा, और पाकिस्तान चाहेगा कि ये ट्रेड और ये सारे जो मामलात हैं ये उसी तरह चलते रहे जैसे पहले चल रहे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मेहदी साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अमन और खुशहाली हमारी ख्वाहिश और जंग हर जमाने की एक हकीकत है। मुस्तकिल सीज फायर मुआहिदे पर अमल दरामद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों के लिए खुशहाली की नवीद लाएगा। अमन हमारी आइंदा नस्लों के लिए तालीम, रोजगार के मौके पैदा करेगा। अमन का मुस्तकिल क़याम खित्ते के वसाइल को दोनों मुल्कों की ताकत बनाएगा, दुनिया में बाइज्जत मुकाम दिलाएगा। लेकिन अगर अफगान तालिबान हुकूमत की हठधर्मी बरकरार रही और दहशतगर्दों को सरहद पार से रियासती ताउन जारी रहा, तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या किसी नए मुआहिदे का डोल डाला जाएगा या फैसला टेबल के बजाय बैटलफील्ड में होगा? इसी पर बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। समरेज सालिक साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तकरीर में किसी भी जारियत या इश्ताल अंगेजी का बिला तरद्दुद और फैसला कुन जवाब देने की बात क्या पाकिस्तान की अफगानिस्तान से मुतालिक नई रेड लाइन को जाहिर कर रही है? देखिए, जो भी लीडर्स होते हैं उनकी स्टेटमेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंस होती है, बिकॉज वो अपने स्टेटमेंट्स के थ्रू अपना रिजॉल्व का इजहार करते हैं कि अगर किसी किस्म की जारियत होती है तो उसका किस तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो मेरे नज़दीक ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, और इसमें जब आप जारियत की बात करते हैं तो चाहे जिधर से भी हो, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, चाहे वो इंडिया से हो, और हमें पता है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान और इंडिया का नेक्सस इस्टेब्लिश हो चुका है, तो हम इन दोनों जो थ्रेट्स हैं, जो ख़तरात हैं या जारियत है, उसको हम सिर्फ एक नज़र से नहीं बल्कि दोनों से हम देख सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान भी जो कुछ कार्रवाइयाँ कर रहा है वो इंडिया के बेहस पे कर रहा है। तो मेरे नज़दीक किसी भी जो कुव्वत जो कि पाकिस्तान की तरफ जारियत का सोचती है, उनके लिए ये पैगाम है कि पाकिस्तान जो है वो मुंह तोड़ जवाब देगा और पहले से ज़्यादा सख्त जवाब देगा। सही। अच्छा, पाक अफगान बॉर्डर पर मुस्तकिल अमन का मुआहिदा बाहमी मुज़ाकरात की सूरत तय पाएगा या सालिस ये भारी पत्थर उठाएंगे? जो मुज़ाकरात है, मुझे तो उम्मीद है कि डिप्लोमेसी जो है उसने फ्रंट सीट ले ली है और मुज़ाकरात जो है वो होने जा रहे हैं कतर में। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि अफगानिस्तान को रियलिस्टिकली देखें तो अफगानिस्तान की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है पाकिस्तान के ऊपर। उनकी सप्लाई लाइन, उनकी ट्रेड, उनकी लाइफ लाइन पाकिस्तान के थ्रू गुजरती है। इंडिया जो है वो उनसे बहुत करीब बेशक हो, लेकिन इंडिया का कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं है। अच्छा। इंडिया ने एक राब्ता जरूर क्रिएट किया है, जो कि चाबहार से उसने रेलवे लाइन बिछाई है अफगानिस्तान तक ईरान के थ्रू। वो एक रास्ता है जो कि पाकिस्तान को बाईपास करता है, लेकिन उसमें उस तरीके से सप्लाईज नहीं जा सकती जिस तरीके से जमीनी रास्ते से पाकिस्तान के थ्रू जाती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अफगानिस्तान रियलाइज करेगा कि वो पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर उनके लिए जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस सारे पैराए में मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेटिक मनूवर कामयाब होगा। और जो आप कह रही है कि जी अगर नहीं कामयाब होता
तो फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि फिर लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। अच्छा, और पाक अफगान सालसी क्या फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में आएगी? क्योंकि बयानात तो ऐसे ही आ रहे हैं। और ये भी बताइएगा कि क्या चीन खित्ते में अपने सियासी असर रसूख की मदद से पाक अफगान सालसी में कोई किरदार अदा कर सकता है? देखिए, इससे पहले हमने देखा है कि 3 सेशन ऐसे हुए जिसमें चाइना ने दोनों मुल्कों को साथ बैठा के तो इनके इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश की, और चाइना ने इस रीजन में एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना शुरू किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान की कुर्बतें अमेरिका के साथ बढ़ी हैं, तो उस वक्त से मैं ये देख रहा हूँ कि चाइना जो है वो उस तरीके का प्रोएक्टिव रोल नहीं प्ले कर रहा। लेकिन अगर मैं देखूँ कि जो स्टेबिलिटी है अफगानिस्तान में, वो अगर पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल है तो वो चाइना के लिए भी क्रिटिकल है। जरूरी है कि यहाँ पे अमन हो और स्टेबिलिटी हो। सो सूनर और लेटर मुझे उम्मीद है कि चाइना भी इस पे स्टेप इन करेगा और इस कॉन्फ्लिक्ट को और इस तरह की कशीदगी को कम करने में मदद देगा। अच्छा, अमेरिका जिस तरह बार बार कह रहा है, अमेरिकी सदर कहते रहे हैं कि बगराम एयरबेस का कंट्रोल वो लेना चाहते हैं। अब जो कशीदगी हालिया चल रही है, अमेरिकी सदर के बयानात भी आ रहे हैं कि वो इस कशीदगी को ख़त्म कराने में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो क्या ये कड़ियाँ हैं, हम इसको कहें कि बगराम एयरबेस पे कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कराए जाएंगे और सुलह करवाई जाएगी, क्योंकि अमेरिका चाइना पर नज़र रखने के लिए बगराम एयरबेस का कंट्रोल बहरहाल चाह रहा है? देखिए, जब अमेरिका यहाँ से निकला था अफगानिस्तान से, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, इज इट चेंज ऑफ हार्ट और चेंज ऑफ स्ट्रेटजी। मेरा ये ख्याल था कि अमेरिका इस रीजन से अपने आप कतई तल्लक नहीं हो सकता। अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स इस रीजन में कायम रहेंगे, और पर्टिकुलरली अगर उनको रिलेट किया जाए चाइनीज राइज के साथ और चाइनीज एम्बिशंस के साथ, तो अमेरिका कट ऑफ नहीं कर सकता इस रीजन से। तो मेरा ये उस वक्त ये ख्याल था 2021 में, जब मैंने आर्टिकल लिखा कि अमेरिका अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहा है, कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स बजाय अपनी मौजूदगी से हासिल करने की बजाय वो किसी और जरिए से हासिल करने की कोशिश करेगा। अब वक्त जो है वो उस चीज़ को साबित कर रहा है। अमेरिका दोबारा से अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है अफगानिस्तान में, क्योंकि बगराम बेस वो चाहता है कि वो ले, और उससे 2 मेन ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक तो यह है कि चाइना के ऊपर वो इफेक्टिव नजर रख सके, बिल्कुल, और दूसरा ये है कि अफगानिस्तान में जो है वो मिनरल रिचेस, रेयर अर्थ मेटल, वो बहुत कुछ है जो इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान से ले रहा है, तो अफगानिस्तान से भी वो हासिल कर सकता है। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि सब जो है वो एक ही ग्रेटर जो पॉलिटिकल गेम है उसकी कड़ियाँ। बिल्कुल ठीक की आपने बात। यकीनन काफ़ी ये एक बड़ी गेम है जिसकी कड़ियाँ हैं आपस में मिल रही हैं। अच्छा, अभी आप बात भी कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान का जोग्राफिया काफ़ी हद तक उसे पाकिस्तान पर डिपेंडेंट बनाता है। जंग के बाद बॉर्डर बंद होने पर तिजारत मुअत्तल है, अफ़गान ताजिर परेशान और मरीज़ बेहाल हैं। क्या ये मसाइल भी अफ़गान हुकूमतों को नर्म रवैया इख्तियार करने पर मजबूर नहीं करते? डेफिनेटली, देखें, कोई भी गवर्नमेंट उसकी ये कोशिश होती है कि वो अपनी आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करे, और इस सूरत में जबकि अफगानिस्तान की सप्लाई लाइन पाकिस्तान से गुजरती है, ट्रेड और उनकी लाइफ लाइन पाकिस्तान से गुजरती है, तो ये जो कशीदगी है इससे जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा वो अफगानिस्तान की आवाम के ऊपर होगा। बिल्कुल। और आवाम के ऊपर जब प्रेशर होगा, जब ये इफेक्ट होगा, तो डेफिनेटली अफगान गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होगा कि वो इस मसले को हल करें और तजारत को दोबारा से बहाल करें। अच्छा, एक सवाल पाक अफगान ताल्लुकात की तारीखी पेचीदगियों से मुतालिक है कि क्या पाकिस्तान से मुखासमत या मुआनिदाना रवैया अफगान खारजा पॉलिसी की बुनियाद है, या ये ब्लैकमेलिंग? क्या इंडिया भी पाकिस्तान मुखालिफ अफगान रवैये की वजह से है? देखिए, दो पहलू हैं इसके मेन। एक तो ये है कि जब अमेरिका आया था अफगानिस्तान में 2001 में, तो उस वक्त नॉर्दर्न अलायंस अफगानिस्तान में पावर में आई थी, जो कि मिनॉरिटी है, और नॉर्दर्न अलायंस हिस्टोरिकली प्रो इंडिया रही है। जी जी। तो उस वक्त से आज तक इंडिया को अफगानिस्तान में इनरोड्स मिले, उनका इंग्रेस हुआ, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा, और उसने पिछले 20 साल पाकिस्तान को 2 फ्रंट सिनेरियो में डाले रखा। जब यहाँ से अमेरिका का इन्फ्ला हुआ है, तो तवक्को तो ये थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात बेहतर होंगे, और इंडिया जो एक तो मिनॉरिटी जो है वो उसकी गवर्नमेंट खत्म होगी और मेजॉरिटी रूल करेगी, और जो कि हो गया, और तालिबान जो है वो पावर में आ गए, नॉर्दर्न अलायंस की गवर्नमेंट खत्म हो गई। दूसरी एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया विल बी कट टू साइज, इंडिया का वो इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में नहीं रहेगा,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान टेररिज्म फेस कर रहा है और जो अफगान गवर्नमेंट पाकिस्तान की डिमांड्स के ऊपर डिलीवर नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात में कशीदगी आई और अफगानिस्तान एज अ नेचुरल करोलरी इंडिया की तरफ गया। तो इंडिया का भी ऑब्जेक्टिव यही है कि जो नेबर मेरा वो दोस्त दुश्मन है और नेबर का नेबर जो मेरा दोस्त है। तो इंडिया भी एफर्ट कर रहा है अफगानिस्तान में जो उसने इन्वेस्टमेंट की है वो उसकी ज़ाया ना हो। हमारे भी जो तल्लुकात खराब हुए अफगानिस्तान से, उससे भी इंडिया के लिए दरवाजे खुले और इंडिया जो है वो एक दफ़ा फिर हमारे लिए टू फ्रंट सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा समरेश साहब, सोवियत फौजी इनखला के बाद इंडिया के खिलाफ अफगानिस्तान को पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने की बात चली, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जैसे अफगानिस्तान की तस्वीराती गहराई हमारे लिए गहरी खाई बन चुकी है। देखिए, स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो उसी सूरत में बनती है अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान यकजान हो, एक दूसरे के साथ तल्लुकात अच्छे हों। लेकिन ये कि जब तक ये तल्लुकात कशीदा रहेंगे और तब तक तो ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ का रोल नहीं प्ले कर सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में अभी ब्रेक का टाइम हुआ है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नासिर नेट में पाकिस्तान और नामुकम्मल फौजी और सिविल स्ट्रक्चर के साथ अफगान तालिबान और फोर्सेस के दरमियान जंग का नतीजा क्या निकलेगा? इसी तनाजुर में अफगानिस्तान के तवील बॉर्डर पर पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली, अफगानिस्तान के वेपन ग्रेवयार्ड में कुछ मोहलिक हथियारों की मौजूदगी और अफगान फोर्सेस की वेपन सप्लाई लाइन का भी जायजा लेंगे। अफगान जंग में इंडियन प्रैक्टिकल रोल पर भी बात करेंगे और सबसे अहम सवाल, अगर जंग तवील हुई तो क्या एयर पावर से महरूम अफगानिस्तान पाकिस्तान को अपनी मर्जी के मैदान जंग में लाने में कामयाब हो सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पाक अफगान जंग में दोनों जानिब की जंगी सलाहियतों और हिकमत अमली का अगर हम तकाबली जायजा लें तो आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया आयशा, आपने इन्वाइट किया। देखिए, जो कॉम्बैट कंपैरिजन या वॉर फाइटिंग मशीनरी का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ऑल्दो हमारी तमाम मिलिट्री हार्डवेयर, इक्विपमेंट और जहाज, मिसाइल्स, वेपन सारे इंडिया स्पेसिफिक यानी ईस्टर्न थ्रेट की तरफ केटर किए जाते हैं। टू प्रॉन्ग साइड पर यानी वेस्टर्न साइड पर ना हमारे डिज़ाइन में शामिल होती है ऐसी बात, और ना हमारे कोई प्लानिंग और वॉर गेम में है, ना हम अपना इक्विपमेंट और वॉर मशीनरी उस तरह तैयार करते हैं। लेकिन ये बहालत मजबूरी ज़ाहिर है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। एज़ कम्पेयर टू अफगानिस्तान जो आप पूछ रही हैं, कैपेबिलिटी तो हमारी बहुत ज़्यादा है। एयर पावर तो कम्प्लीटली ऑलमोस्ट हमारी सुप्रीमेसी इसलिए है कि उनकी एयर पावर ना होने के बराबर है। ज़मीन पर उनके कुछ पुराने टैंक्स हैं। ये ज़रूर है कि जो जैसे क्लोज क्वार्टर फाइट्स में जो छोटे वेपन्स होते हैं, हथियार, उसमें उनके पास क्योंकि उनका एक्सेस हुआ है, जो अमेरिकन वेपन छोड़ गए थे, वो उनको एक एडवांटेज इस सेंस में है कि उनके पास ये मशीनरी या गन्स और राइफल्स बड़ी सोफिस्टिकेटेड और लेटेस्ट हैं। लेकिन वो नेचर ऑफ वॉर हमारा बिल्कुल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मई के दरमियान में हुई थी। ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का, जिसको कहते हैं ना, नेचर ऑफ वॉरफेयर है। ये नेचर है गुरिल्ला वॉरफेयर है, टैक्टिक्स है, दहशतगर्दी के पॉइंट ऑफ व्यू से टेररिज्म है, जिसके कोई टाइमिंग्स नहीं होते, जिनकी कोई लोकेशन नहीं बताई जा सकती, हाइड आउट्स नहीं बताए जा सकते, टारगेटिंग स्ट्रैटेजी नहीं बताई जा सकती, किस वक्त होगा वो नहीं पता होता है। तो ये बड़ी चैलेंजिंग होती है ग्लोबली, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए। और ये नेचर ऑफ वॉर क्योंकि डिफरेंट है, इसलिए ये प्रोलॉन्ग्ड होती है, क्योंकि इसमें दुश्मन रीलोकेट कर लेता है, वो नज़र नहीं आता है। ख़ास तौर पर जब फॉरेन फंडेड हो तो और ज़्यादा इसको चेक करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन से इक्विपमेंट या कौन से हथियार दूसरा मुल्क, खास तौर पर जो हिंदुस्तान इतना सपोर्ट कर रहा है, वो कौन से हथियार कब ऑफर करेगा, वो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज शामिल होता है। जी। अच्छा सर, पाक अफवाज की अफगान तालिबान फोर्सेस के खिलाफ जंगी हिकमत अमली और मई वॉर में भारत के खिलाफ हिकमत अमली में क्या फ़र्क है? ये जिससे पहले सवाल के जवाब में मैं अर्ज कर रहा था आयशा, देखिए बहुत फ़र्क है। जब आप दुश्मन एक डिक्लेयर 2 स्टेट्स जंग लड़ती हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं कि हम उसमें भी डिफेंसिव थे। यानी ऑफेंस लॉन्च करना जो था वो चॉइस इंडिया ने अपने पास रखा कि हम सबक सिखा देंगे, हम चंद दिनों में यूं कर देंगे। लेकिन हमें जाहिर है डिफेंसिव ज्यादा मुश्किल होता है। जो ऑफेंस करता है उसके पास, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा, टाइमिंग्स उसकी मर्जी के होते हैं, लोकेशन उसकी मर्जी की होती है। जैसे मैंने कहा, टारगेटिंग स्ट्रैटेजी वो करता है, कितनी इंटेंसिटी से आपने किसी जगह को बॉम्ब करना है या हिट करना है, वो ऑफेंस करने वाले की होती है। पाकिस्तान डिफेंसिव में था। अब नेचर में फर्क ये है कि जब ये जंग हो जाती है कंक्लूड या किसी भी शक्ल में, इस सूरत में तो 7 जहाज तबाह किए हमने, उनके बेसिस हिट किए, उन्होंने भी कुछ हमारे बेसिस हिट किए। लेकिन जब क्लोज हो जाती है तो फॉर्मली सीज फायर का मतलब सीज फायर होता है आमतौर पर।
लेकिन इस सूरत में क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर है, ये टैक्टिक्स होते ही गुरिल्ला पे, जिसके अंदर टाइमलाइन नहीं होती, इंटेंसिटी नहीं होती, तो वो फिर इसको प्रिडिक्ट करना भी बड़ी मुश्किल होता है, इसको काउंटर करना भी उतना मुश्किल या चैलेंजिंग होता है। बिल्कुल। अच्छा, अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक कलअदम टीटीपी के ठिकानों के खिलाफ हैं या उन टारगेट अफगान फोर्सेस के बेसिस पर भी हैं? देखिए, इसमें दो एलिमेंट हैं जो हमारे खिलाफ थे। एक फैसिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अफगान आर्मी है जिसकी या तो रिजॉल्व नहीं है और काबिलियत भी नहीं है, और दूसरा तरीके तालिबान जो जिसको टीटीपी कहते हैं, तो वो वहाँ पे कम से कम 19 धड़े तो फॉर्मल हैं, 5-6 धड़े उसमें बहुत बड़े हैं। नॉर्थ की तरफ अहमद शाह मसूद और उसके बेटे हैं, हकानी ग्रुप है और बहुत सारे ग्रुप है। और ये जो कंधार ग्रुप है, ये बुनियाद जो प्रेजेंटली हुकूमत कर रहा है काबुल पर, ये सारे के सारे कंधार से तालिबान निकले थे। अच्छा। यानी ये काबुल के लिए निस्बतन अजनबी हैं। अजनबी उस सेंस में कह रहा हूँ कि ये जो रूल करने वहां से आए हैं कंधार से, ये लोकल्स नहीं है। इसमें उनके प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी उनके रिलीजियस बैकग्राउंड से, और वो वहीं से है, जैसे मैंने अर्ज किया। एक तो ये हमारी जो टारगेटिंग स्ट्रैटेजी थी, इसके अंदर हमने दोनों को किया है। यानी ऐसी चेक पोस्ट है, ऐसी जगह जहां से ये फैसिलिटेशन लेते थे अफगान फौज से फॉर्मली, और फौज उनकी बड़ी लिमिटेड है जो अफगान हुकूमत की है, वो इनडायरेक्टली वो तालिबान ही है। टीटीपी और टीटीए यानी कि तहरीक तालिबान अफगान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में कोलैबोरेशन ये है कि दोनों को पता है अपनी स्ट्रेंथ का, और अफगानिस्तान में ये एक दूसरे को कंफर्ट जोन में रखते हैं। यानी एक दूसरे को इस हद तक तबाही पर नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर आपने इस धड़े के खिलाफ आज ज्यादा एक्शन ले लिया, अगर उनकी कैपेसिटी हो, तो चंद धड़े दूसरे मिल जाएंगे और वो फिर मिलकर हमलावर हो जाएंगे काबुल पर, या हुकूमत टेक ओवर कर लेंगे, रिजीम चेंज हो जाएगी। तो जैसे मैंने कहा, ये विन विन सिचुएशन से करते रहते हैं और एक दूसरे को धकेलते रहते हैं। ज्यादातर सिंबॉलिक होता है क्योंकि सारे के सारे एक आइडियोलॉजी पे चढ़ते हैं, हालांकि वो मिसप्लेस्ड आइडियोलॉजी होती है और है, लेकिन ये क्योंकि फंडेड होते हैं तो फिर फंड के हिसाब से इनका, जिसको कहते हैं ना, तपिश का इजाफा या कमी होती रहती है। जितने फंडिंग होगी, जिस सिवियरिटी से होगी, जितनी इनको टारगेट एलोकेट किए जाएंगे, ये उसी हिसाब से लड़ते हैं। तो ये बड़ी डिफरेंट नेचर ऑफ वॉर है। ये टिपिकल एयर पावर या मिलिट्री या लैंड फोर्सेस या नेवल फोर्स उस तरह की नहीं लड़ती इस तरह। अच्छा, खालिद साहब, अफगानिस्तान का ये दावा किस हद तक दुरुस्त है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ सोवियत दौर के मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है? क्या ऐसी सलाहियत है अफगानिस्तान के पास? अफगानिस्तान के पास सलाहियत ना होने के बराबर है, और मेरा ख्याल है इनके पास जो वेपन अमेरिका का हाथ चढ़ा है या अमेरिका खुद छोड़ गए इनके पास, वो कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। ये सिर्फ एक मीडिया वॉरफेयर कह लें या नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, परसेप्शन लोगों की बिल्ड करने के लिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके खिलाफ, ये हमने टैंक पकड़ लिया, ये हमने फलां ब्रिज को उड़ा दिया, दोस्ती बाब उड़ा दिया। तो ये सब के सब सिंबॉलिक है, और क्योंकि इनकी पैटर्न हिंदुस्तान कर रहा है और उसका आईटी सेक्टर में और मीडिया वॉरफेयर में और आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। पिछले ही साल तकरीबन हिंदुस्तान ने $290 बिलियन के करीब सिर्फ आईटी से अर्न किया है। दुनिया में तकरीबन 55% जो आईटी की आउटसोर्सिंग है वो हिंदुस्तान के पास है, जिसका मतलब ये है कि आईटी में उनका बहुत कंफर्ट लेवल ना सिर्फ इंडिया में है बल्कि ग्लोबली भी है। तो ये उनके लिए आसान है, उनके लिए एक नैरेटिव बिल्ड करना या सोशल मीडिया पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आकर उनके हक में ऐसी बातें डिक्लेयर करना, ये मोस्टली प्रोपेगेंडा है। उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनके टैंक्स किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये टेरेन टैंकों के लिए फिट ही नहीं है। अच्छा, खालिद साहब, जैसे कि अभी आप भी बात कर रहे थे कि इनकी जो असल में ताउन है वो इंडिया की तरफ से है, तो क्या अगर खुदा ना खास्ता ये जंग बढ़ती है, इंडिया खुलकर अफगानिस्तान की फेवर में या अफगानिस्तान की मदद के लिए आ सकते हैं मैदान में? आयशा, एक ही तरीके से आ सकता है, वो फंडिंग ही है। ये तो नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान अपने फाइटर जहाज यहाँ भेज देगा या ऐसा इक्विपमेंट भेज देगा या अपने टैंक यहाँ पे भेज देगा। और दूसरा एक और डिफरेंट सिचुएशन इस दफा ये हो गई है जो हिंदुस्तान को रियलाइज करनी चाहिए, वो ये है कि पहले चाबहार के जरिए ईरान का रास्ता ऑलमोस्ट खुला हुआ था, क्योंकि इन्होंने बड़ी चाबहार में भी डेवलप कर रहे थे, हिंदुस्तान डेवलपमेंट कर रहे थे, तो उधर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था। फिर अफगानिस्तान में इन्होंने अशरफ गनी और पिछली हुकूमतों में, करज़ई की हुकूमत में, इन्होंने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, स्कूल बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, कॉलेज बनाए, ब्रिजेस बनाए, बिजली घर बनाए। तो ये एक सॉफ्ट कॉर्नर था दोनों तरफ उनको, नॉट इंटेंशनली, जैसे मैंने कहा ईरान की हुकूमत सरकारी तौर पर कर रही थी, लेकिन इंडिया के क्योंकि फुट होल्ड था उधर, तो उनके लिए पेनिट्रेट करना थ्रू ईरान अफगानिस्तान जाना आसान लगता था। लेकिन अब चाबहार क्योंकि देख लिया अमेरिकन ने सेक्शन लगा दी है, इंडिया ऑलमोस्ट पुल आउट कर रहा है वहां से, या करना पड़ेगा उनको, तो अब वो कंफर्ट जोन उनका नहीं रहा, उनका ये वाला जो है। अच्छा, अफगान तालिबान जंग की तवालत की सूरत अफगान तालिबान यकीनी तौर पर गोरीला जंग की जानिब जाएंगे, क्या वो पाकिस्तान को इस हवाले से ट्रैप कर पाएंगे? दोबारा सवाल कीजिएगा प्लीज। सर, अगर तो ये जंग बढ़ती है तो इम्कानात ये हैं कि अफगानिस्तान गोरीला जंग की तरफ जाएगा, क्या वो पाकिस्तान को इस हवाले से ट्रैप कर पाएंगे?
देखिए उनके पास तो मैंने शुरू में अर्ज किया और थ्रू आउट मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए उनके पास गुरिल्ला वॉरफेयर के अलावा चॉइस ही कोई नहीं है, एक बात। और इंडिया को ये बहुत सूट करती है। अच्छा। ये इसी वजह से वो फंड करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि हम अगर स्लो ब्लीडिंग करते रहें तो बजाय ईस्टर्न उनकी ब्लीडिंग हो, वेस्ट साइड से वो इंटरफेयर करके और हमारा बैकयार्ड पे एक दरवाजा खोल के हमें अंडर प्रेशर रखें खुद और से अगर सवाल करना चाहे तो bleeding कर टेररिज्म की शक्ल में पाकिस्तान की हो, खुदा न खास्ता, तो उनको तो ये सूट करती है टैक्टिक्स, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फंड करना है और इनको सिर्फ फंड की जरूरत है, क्योंकि ये कैश इनके मुल्क में है नहीं और ट्रेडिशनली आज का नहीं है। ये हमेशा से यहाँ से इन्वेडर आते थे अफगानिस्तान से हिंदुस्तान पर, मुगलों के ऊपर बहुत सारे जो हुक्मरान थे उन पर कब्जा करते थे या लूटते थे उनको और वापस चले जाते थे। तो उनका जरिए माश यही है, क्योंकि वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई आईटी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ज़राअत नहीं है, तो सब कुछ ना होने के वजह से वो डिपेंडेंट ही इन्हीं मुल्कों पर होते थे पहले। तो ये अब डिफरेंस हो गई है सिनेरियो कि अब इंडिया के लिए आसान हो गया है। और मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं किसी बुज़दिली के या कमजोरी की स्ट्रेंथ से नहीं कह रहा कि हमें करना चाहिए, हमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब क्योंकि हमने अपना सबक बता दिया, अपनी हिम्मत भी बता दी है और अपनी क्रेडिबिलिटी भी बता दी है और हौसला भी बता दिया, अब अफगानिस्तान को नेगोशिएशन टेबल पर लाना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान चाहेगा कि इतने ज्यादा मैसिव इंसेंटिव दिए जाएं कि उनको टेबल पर पाकिस्तान की बात ना माने, वो नहीं मानेगा तो वो हिंदुस्तान को फायदा होगा। अच्छा, कुछ इतलात ये भी थी, कुछ खबरें मीडिया पर भी गर्दिश कर रही थी कि आमिर खान मुत्तकी जो इंडिया के दौरे पर थे, जब वो वापस गए हैं तो उनके साथ कुछ गाड़ियां गई हैं, एम्बुलेंसेस गई हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कैश था जो कि इंडिया ने भेजा है। ये इस जंग के हवाले से हम कह सकते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान की मदद करने की कोशिश कर रहा है? ये तो आशा आज का नहीं है। 2001 से लेकर 2021 तक तकरीबन 20 सालों में फॉर्मल सरकारी तौर पर हिंदुस्तान ने तकरीबन $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है अफगानिस्तान में। यही मैं जैसे अर्ज कर रहा था, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रिजेस और वाइंड अप करना है। $3 बिलियन जो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल इसके कहीं ज्यादा है। तो जाहिर है उनको भी पता था कि ये बड़ी हुकूमत डेस्परेट है, उनका जरिए माश है कोई नहीं, वो सिर्फ एक टेरर को या एक वेपनाइजेशन को या जिसको मैंने कहा जिसको आर्म रेजिस्टेंस करके वो पैसे कमाते हैं, चाहे वो किसी के खिलाफ भी कर ली जाए। तो ये एम्बुलेंस एक भर के नहीं, वो जहाज भर के भी जा सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारी एम्बुलेंसेज भी दे सकते हैं। लेकिन ये तो अफगानों को सोचना है कि ये यही मुल्ला मुत्तकी हैं जो 9 साल की उम्र पर जब छोटे थे तो पाकिस्तान आ गए थे महाजिर होकर, हमने जगह दी, हमने जमीन दी, तालीम दी। जब जवान हुए तो 1996 में अफगान की जब पहली हुकूमत आई है तालिबान की अफगानिस्तान में, तो उस वक्त जाकर कल्चर और इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर बन गए थे। तो हमने तो दूसरा वतन था उनके लिए। लेकिन अब जब उनका इंटरेस्ट दूसरी तरफ है या उनको जैसे मैंने कहा पैकेज इतना जबरदस्त ऑफर किया जा रहा है, बिल्कुल, तो जाहिर है पाकिस्तान के लिए वो चैलेंजेस पैदा कर रहे हैं। अच्छा सर, आखिर में मुख्तसर जवाब आपसे चाहूंगी कि जो अब दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपके ख्याल में इसका हल क्या निकलेगा? देखिए, मैं तो विश कर सकता हूँ और मैं दुआगो हूँ कि गुड सेंस प्रिवेल्स दोनों तरफ से। और पाकिस्तान ने तो वैसे भी क्लियर रखा है कि हमारी एक ही ख्वाहिश है, ना हम उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। देखिए, ओवर द इयर्स आप नोट करें आयशा कि वो अफगान मुत्तकी साहब ने कहा कि हमारे सोवियत यूनियन से पाकिस्तान सीखे, अमेरिका से सीखे, नेटो से सीखे कि हमने किस तरह भगाया उनको। तो हमारा कोई कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि हमने तो इनकी जमीन पर कभी कब्जा ही नहीं किया। बिल्कुल, ये जितने लोग थे इन्होंने कब्जा किया था, हमने अपनी जमीन अपनी ऑफर की थी इनको पिछले 40 सालों में। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है सोवियत यूनियन ने किसी और मुल्क के साथ। तो मेरा ख्याल है कि गुड सेंस शुड प्रिवेल, उनको रियलाइज कराना चाहिए, खास तौर पर मिडल ईस्ट के जो हमारे दोस्त हैं, कतर और सऊदी अरब और चाइना, खास तौर पर उनको चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का। प्रोग्राम से आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दें, अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगी। अल्लाह।